गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको यूपी बोर्ड विज्ञान कक्षा 6 इकाई 8 जंतु की संरचना व आकार के बारे में पढ़ाऊंगी। इसमें निम्नलिखित पॉइंट हैं जो आपको पढ़ना है। नंबर 1, जंतुओं की बाह्य संरचना का सामान्य परिचय। नंबर 2, जंतुओं के विभिन्न अंगों के कार्य ज्ञानेंद्रियाँ। नंबर 3, मानव तथा कुछ अन्य जंतुओं के कंकाल तंत्र, संधियाँ, उपास्थि तथा उनके कार्य। नंबर लास्ट है जंतुओं में गति। ये पॉइंट आपको पढ़ना है इस इकाई के अंतर्गत। आपने आसपास बाग, नदी, तालाब, जंगल, मैदान, चिड़ियाघर आदि में भ्रमण करने पर विभिन्न प्रकार के जंतुओं जैसे मेढक, केंचुआ, तिलचट्टा, घोंगा, सर्प, मछली, गिलहरी आदि को आपने देखा होगा। देखने में लगता है कि हाथी स्थल पर पाए जाने वाले जानवरों में सबसे बड़ा जंतु है। क्या हाथी से भी कोई बड़ा जंतु है किसी अन्य स्थान पर पाया जाता है? दरअसल जो कि हाथी से भी बड़ा कोई जंतु है जो अन्य स्थान पर पाया जाता है। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाला ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जंतु है। किसी चींटी अथवा अनाज में पाए जाने वाले घुन को देखें। ये हमारी आँखों से दिखाई देने वाला संभवतः सबसे छोटे जीव हैं। क्या इनसे भी छोटे जीव होते हैं? अब हमको पढ़ना है विभिन्न आकार के जंतु। विभिन्न आकार के जंतु जैसे कि हमारी पृथ्वी पर विभिन्न आकार के जंतु हैं। कुछ जंतु हम अपनी आँखों से देख सकते हैं और कुछ जंतुओं को अपनी आँखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। अब इनके बारे में देखिए। विभिन्न आकार के जो जंतु हैं हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इनमें से अब विभिन्न प्रकार के जंतुओं के आकार के बारे में समझाने के लिए किताब में कुछ महत्वपूर्ण लाइनें दी गई हैं। जैसे किसी तालाब या पोखरे से पानी लाएं। इसकी एक बूंद को स्लाइड पर रखकर सामान्य आँखों से देखें। क्या दिखाई पड़ता है? अब इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें। अब देखेंगे कि जल की बूंद में कई प्रकार के छोटे छोटे जीव उपस्थित हैं। इन जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो बच्चों, सूक्ष्म जीवों की परिभाषा से आप क्या समझते हैं? यानी सूक्ष्म जीवों के बारे में आप अपने शब्दों में क्या लिख सकते हैं? तो देखिए, सूक्ष्म जीव जैसा कि नाम से हम समझ सकते हैं, सूक्ष्म में सबसे छोटे जीव में जंतु, यानी ऐसे जंतु जो हमें आँखों से नहीं दिखाई देते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं जीवाणु, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमाइडोमोनास आदि। ये जीव एक कोशिकीय होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो बच्चों, ये बताइए, हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं तो हमें इनके बारे में जानकारी कैसे होगी? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक यंत्र बनाया। यंत्र मीन्स मशीन। एक यंत्र बनाया जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। जैसा कि वो काम से इसका नाम पड़ा है सूक्ष्मदर्शी, यानी कि ऐसा यंत्र जिसके द्वारा सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सिंपल सा है। और सूक्ष्मदर्शी के आप देख रहे हैं चित्र, देखिए ये सूक्ष्मदर्शी है और सूक्ष्मदर्शी में निम्नलिखित भाग है। नंबर 1 है, ये देखिए सबसे ऊपर नेत्रिका, फिर आवर्धन लेंस, फिर स्लाइड, फिर दर्पण। नेत्रिका हम यहाँ अपनी आँख से देखते हैं। आवर्धन लेंस ये जो दिख रहा है आवर्धन लेंस है और आवर्धन लेंस के नीचे
हमें आवर्धन लेंस के नीचे ही स्लाइड पर जो मटेरियल होता है उसको रखते हैं, और इसके बाद ये दर्पण है। अच्छा, इसके अलावा हम इसको भी परिभाषा के रूप में देख सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की, जैसे कि मान लीजिए कोई पूछता है कि सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। सूक्ष्म मीन्स सबसे छोटे, दर्शी मीन्स देखना, अर्थात ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम छोटी सी छोटी चीज़ों को, या जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है ऐसी चीज़ों को देखते हैं, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्लियर हुआ? आप देखिए बच्चों, आप इधर आ जाइए, इस चित्र के बारे में आ जाइए। इधर ये जो एक चित्र दिखाई दिया है, एक ड्रॉप बनाई है, बूंद बनी है। इसमें अभी कहा था कि एक तालाब के, ये जो बोला था कि तालाब की एक बूंद लाइए और उसको स्लाइड पर रखिए, और इसके बाद हम समान आँख से देखते हैं तो दिखाई नहीं पड़ता है। इसके जब दिखाई नहीं पड़ता है तो हम एक यंत्र का यूज करते हैं जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। उसमें क्या क्या दिखाई पड़ेंगे, ये आप जैसे कि इस चित्र में दिया है, वो जो तालाब की पानी की बूंद है, उस पानी की बूंद को हमने स्लाइड पर रखा और स्लाइड को जब माइक्रोस्कोप के नीचे यानी सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा और नेत्रिका के द्वारा जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो इसमें निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई पड़ी। ये देखिए, ये संरचना दिख रही है। हाँ, ये संरचना ये इधर दिख रहा है जो अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, कोई भी आकार में अमीबा मिल जाता है। और ये यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, यहाँ पर पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम है, ये आपका अमीबा, और यूग्लिना जीवाणु, ये इधर छोटे छोटे जीवाणु, ये बाणु दिख रहे हैं। तो इतने क्लेमाइडोमोनास यहाँ है, ये आपका ये जो दिख रहा है क्लेमाइडोमोनास। ये संरचना है आपके उसमें तालाब के पानी की एक बूंद थी जो उसमें दिखाई पड़ी। वैसे हम इनको तालाब के पानी से ऐसी संरचनाओं को अपनी आँखों से नहीं देख सकते थे। ये देख पाना किससे संभव हुआ? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो कि इसी स्टडी मटेरियल को यानी कि तालाब की पानी की एक बूंद का ऑब्जर्वेशन कर रही है माइक्रोस्कोप के द्वारा कर रही है। अब आगे जो है बच्चों, अब देखिए सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताया गया है कि जीव विज्ञान के विविध क्षेत्रों में सूक्ष्म संरचनाओं के अध्ययन के लिए हम सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग की बात बार बार करेंगे। चित्र 8.1 को ध्यान से देखें। आप सूक्ष्मदर्शी के प्रत्येक अंग के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी प्राप्त कीजिए। जिस सूक्ष्म संरचना का अध्ययन करना है उसकी विशेष विधि द्वारा स्लाइड तैयार की जाती है। स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के मंच पर रखकर नेत्रिका द्वारा देखा जाता है। इस यंत्र के द्वारा वस्तु लगभग 200 गुना तक बड़ी दिखाई देती है। यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोई भी चीज़ 200 गुना अधिक बड़ी दिखाई देती है। स्लाइड तैयार करने के लिए कांच की प्लेन स्लाइड, कवर स्लिप, वॉच ग्लास, अभिरंजक, ब्रश, कैंची, सुई, चिमटे आदि का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि के बारे में विस्तार से आप उच्च क्लास में अध्ययन करेंगे। अब चित्र 8.2 का अवलोकन करें, यानी चित्र 8.2 का अवलोकन करें यानी देखें और जीवों के आकार के बारे में अपना निष्कर्ष निकालें। आप देखेंगे और पाएंगे कि जीवधारी विभिन्न आकार के होते हैं, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारी के शरीर की संरचना विभिन्न आकार की होती है, अलग अलग तरह से होती है। इसमें से कुछ में तो कुछ जीव ऐसे होते हैं कि इनमें कशेरुकदंड नहीं पाया जाता है, इसमें कशेरुकदंड नहीं पाया जाता। यानी आपके पीठ के बीचों बीच जो संरचना पाई जाती है उसे कशेरुकदंड कहते हैं। आप खड़े होकर के
आप महसूस कर सकते हैं अपने हाथ से पीठ के बीचों बीच सेंटर पर जो थोड़ा सा गड्ढा टाइप होता है लंबाई में, उसको कशेरुकदंड कहते हैं। इन्हें अर्थात जिन जंतुओं में ये कशेरुकदंड नहीं होता है उन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं, और कुछ जंतुओं में कशेरुकदंड पाया जाता है। कुछ जंतुओं में ये कशेरुकदंड पाया जाता है। हम और आपकी तरह इन्हें कशेरुकी प्राणी कहते हैं, अर्थात ऐसे जंतु जिनमें कशेरुकदंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी प्राणी कहते हैं। हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, कशेरुकी प्राणी कहते हैं। कशेरुकी प्राणियों में मनुष्य सर्वोच्च प्राणी माना जाता है। मनुष्य की आँख, कान, नाक, हाथ पाँव आदि अलग अलग अंग हैं जिनके अलग अलग कार्य भी होते हैं। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि हमारा अपने आप को हम देख करके समझ सकते हैं कि हमारे 2 आँख, 2 कान, 1 नाक, 2 हाथ, 2 पाँव आदि अलग अलग अंग हैं और जिनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। इनका हम अब आगे अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये देखिए, ज़रा आप इस पर गौर करिए। ये जो विभिन्न जंतुओं के चित्र हैं, आप देखिए, तो ये देखिए, अब आप ही देख लीजिए इसको। ये जो हम इसकी बात कहें, इसे लंबी गर्दन, लंबे पैर जो हैं उसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। अब देखिए, शुतुरमुर्ग की बॉडी की संरचना अलग प्रकार की, मेढक की अलग प्रकार की, अमीबा की अलग प्रकार की, सर्प की अलग और क्लेमाइडोमोनास की अलग संरचना है। बटरफ्लाई यानी तितली की अलग संरचना है और मछली की भी अलग संरचना है। मछली की में देख सकते हैं आप, ये इसका बॉडी जो होता है नौकाकार होता है, इस पर सफ़ेद सल्क होते हैं और फिन्स भी होते हैं, पूँछ भी पतवार की तरह होती है। यानी ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आप सब जानते हैं मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। अब पानी में रहती है तो नेचर ने उसको ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर दिया है जिससे कि पानी में ये सर्वाइव कर पाए। इसके लिए ये वाटरप्रूफ सल्क दिया है। वाइट कलर का जो सल्क है, आपने कभी नज़दीक से देखा हो मछली को, तो ये जो सल्क के रूप में होता है वो वाटरप्रूफ होता है और मछली गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। और ये जो फिन्स ऊपर की ओर जो संरचना है, ये और ये फिन्स है, ये पूँछ है, और ये जो ये नाव के आगे यानी नुकीला जो इसका माउथ होता है, मुंह जो नुकीले शेप में होता है, ये तैरने में हेल्प करता है। तैरने में यानी पानी को काटता है ये, और ये इसकी पूँछ और फिन्स के द्वारा ये पानी में तैरने का काम करती है। आगे देखिए बच्चों, इसी तरह से ये देख रहे हैं आप घोंगा आपने कभी देखा होगा, बरसात के सीज़न में ज़्यादा ही मिल जाता है। इसके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है और इसके अंदर जो होता है कीड़ा होता है और वो ही चलता है। इसके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है जो उस कीड़े को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि रक्षा करती है इसकी। अब ये तारा मछली, ये भी पानी में पाई जाती है। इसकी संरचना देखिए, कितने इसमें भुजाएं हैं, ये 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। तो इसकी भी संरचना अलग है। इस मछली की भी संरचना अलग है। इसके अलावा यूग्लिना की संरचना अलग है और कछुआ की संरचना भी अलग है। अब यहाँ देखिए, कंगारू आया, कंगारू हाथी और एक गिलहरी है। आप इनको भी देख रहे हैं। कंगारू की बॉडी की बनावट अलग प्रकार की। केंचुआ देखिए लंबाई में से पड़ा हुआ है और इसकी संरचना अलग है। और हाथी तो सबसे बड़ा जंतु लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो जानवर है हाथी ही है। गिलहरी देखिए, गिलहरी में एक पूँछ होती है और किस तरह से 2 हाथ 2 पैर किस तरह से बैठी हुई है। बच्चों, आपको इस लेसन यानी इस इकाई में कुछ जानवरों के बारे में जिक्र किया गया, जहाँ कुछ जानवरों के चित्र दिखाए गए हैं जिससे आप परिचित हो सकते हैं कि अपनी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे जानवर हैं और उन सभी जानवरों के
छोटे से लेके बड़े तक की बात कहती हूँ, उन सभी की शरीर की बॉडी संरचना अलग अलग प्रकार से होती है। आगे बढ़िए बच्चों, क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में क्या है, आप ये दिया है क्रियाकलाप में चित्र 8.2, चित्र 8.2, ये तालिका 8.1 में उनके आकार के बारे में लिखिए। ये आप खुद ही कर सकते हैं। जैसे जीवधारी दिए हैं, अमीबा, तारामीन, केचुआ, मछली, ये सब दिए हैं। इनके आकार इसमें फिल करना है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये 8.2 में क्या हमको पढ़ना है, जंतुओं के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य। तो सबसे जो अभी तक आपको बाहरी शरीर की संरचना के बारे में बताया था बच्चों, लेकिन अब हम देखते हैं आंतरिक संरचना के आंतरिक जो अंग हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे पाचन अंग। पाचन अंग में क्या है, देखिए, कक्षा में अध्यापक ने मीना से पूछा कि आज सानू क्यों नहीं आया। मीना ने कहा कि आज उसके पेट में दर्द है, इसलिए वह नहीं आया। मीना को जिज्ञासा हुई कि आखिर सानू के पेट में दर्द का क्या कारण हो सकता है। क्या उसने भोजन नहीं किया था या कुछ ज़्यादा खा लिया। उसने अपने अध्यापक से पूछा कि भोजन की हमें रोज़ रोज़ आवश्यकता क्यों होती है, अर्थात हमें रोज़ रोज़ भोजन क्यों खाना पड़ता है। अध्यापक ने मीना को बताया कि शरीर की वृद्धि एवं ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और अब प्रश्न यह उठता है कि क्या भोजन शरीर की कोशिकाओं में सीधे पहुंचकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब आप जानते हो छोटे बच्चे बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, यानी कि उनके सामने नए नए प्रश्न आते हैं और वो उनके उत्तर जानना चाहते हैं। इसी कारणवश मीना के भी अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई इन प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए। तो आप आगे देखिए कि क्या भोजन की शरीर की कोशिकाओं में सीधे पहुंचकर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, यानी क्या जो भोजन हम खाते हैं क्या शरीर की कोशिकाओं में सीधे पहुंचकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि भोजन का घुलनशील रूप में बदलना कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। यानी भोजन का घुलनशील रूप में बदलना कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। हमारे भोजन में प्रोटीन, वसा, मंड, विटामिन, लवण होते हैं और इनमें प्रोटीन, मंड, वसा पानी में घुलनशील होते हैं। यानी हम चाहे कितने प्रकार का भोजन करें, लेकिन हमारे भोजन में ये 5 तरह की जो प्रोटीन, वसा, मंड, विटामिन एवं लवण आदि ही पोषक तत्व भोजन में मिलेंगे हमें। और भोजन हमारे सीधा जो भोजन जो होता है वो हमारे कोशिकाओं में सीधे नहीं पहुंचता है, बल्कि ये जब हम भोजन करते हैं तो ये अघुलनशील होता है। जब अंदर जाता है तो इस घुलनशील अवस्था में इसको बनाया जाता है स्टमक के द्वारा, आमाशय द्वारा। फिर जब इन अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल और घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। अर्थात पहले भोजन हमारा कैसा था, अघुलनशील था, जटिल था, और फिर बाद में ये भोजन स्टमक जब हमारे आमाशय में भोजन पहुंचता है तो आमाशय के अंदर की दीवारों में कई प्रकार की गतियां होती हैं, जिसके द्वारा उन गतियों का मेन कारण ये है कि वो भोजन को जो हमने दाल चावल सब्जी रोटी या अलग अलग प्रकार के जो भी खाना खाया है उसको मिक्स करने के लिए, अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए उस आमाशय के अंदर की दीवार में गतियां होती हैं। अब जब वो भोजन अच्छी तरह से मथ गया है तो अब ये
अघुलनशील अवस्था से घुलनशील अवस्था में बदल गया है। तो बदल गया है तो हम पाचन की परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि अघुलनशील भोज पदार्थों को सरल तथा घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन कहते हैं मनुष्य में यह क्रिया निम्नलिखित अंगों द्वारा संपन्न होती है। सबसे पहले आप इस चित्र पर नज़र डालें। इस चित्र पर नज़र डालें। अब बच्चों, अब आप ये चित्र देख रहे हैं ना, ये चित्र देख रहे हैं। ये जो नलिका है ये आपका मुंह है। कहाँ? ये आपका मुंह है और ये आपकी नासाद्वार और मुख गुहा अंदर, मुंह बाहर है, इसके बाद मुख गुहा जहाँ हम खाना चबाते हैं। ये मुख गुहा हो गई। फिर ये लंबी सी नलिका चली आई है, लंबी सी नलिका, इसे कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली यानी भोजन को हम अच्छे से जब दांतों और टंग की सहायता से अच्छे से चबाते हैं और अच्छे से जब चब जाता है तो हम भोजन को निगलने का कार्य करते हैं और निगलते हैं तो एक नलिका से होकर ये भोजन जो है गुजरता है और इस नलिका का नाम है ग्रास नली। इस नलिका से होते हुए आमाशय में भोजन आता है। आमाशय में आता है, यहाँ पर इकट्ठे होता है। 4-5 घंटे तक भोजन यहाँ पर रहता है, रुकता है। और ये बच्चों, ये आप देख रहे हैं आमाशय के अपोजिट साइड में एक संरचना दिखाई पड़ रही है जिसे लिवर यानी यकृत कहते हैं। यकृत कहते हैं और साथ ही साथ ये जो आमाशय और लिवर के बीच में ये पीले रंग की जो एक लट्टू लाइक संरचना दिख रही है वो पित्ताशय है। क्या है? पित्ताशय। पित्ताशय का निर्माण होता है लिवर में और इकट्ठा होता है पित्ताशय में। पित्ताशय में पित्तरस इकट्ठा होता है। अब इसको आगे थोड़ा चित्र पर नज़र डालिए बच्चों कि जो अब ये आप आमाशय के, ये आमाशय दिख रहा है, आमाशय और ये जो मोटी साइज की है, ये इधर भी और इधर भी, ये है, ये बड़ी आंत है। क्या है? बड़ी आंत। और ये अंदर जो है वो छोटी आंत है। इसमें एक अंग नहीं दिख रहा है, यानी ये ग्रंथि नहीं दिख रही है। आमाशय है, बड़ी आंत के बीच में एक ग्रंथि होती है जिसे पेंक्रियास कहते हैं और जो अभी इस चित्र में नहीं दिख रही है। अब देखिए बच्चों, इधर आ जाइए जरा। बड़ी आंत के बीच में जो जो टेढ़ी मेढ़ी संरचनाएं दिखाई दे रही है नलिकाकार, तो ये जो है ये छोटी आंत है, छोटी आंत। जब अब फिर यहाँ आ जाइए स्टोमक में। आमाशय में मैंने कहा था कि 3-4 घंटे तक, यानी 3-4 घंटे या 4-5 घंटे तक ये आमाशय में भोजन इकट्ठा होता है। वहाँ सारी भोजन को अच्छे से मथा जाता है और इसके बाद में भोजन कहाँ आता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में छोटी आंत की अंदर की जो दीवार के द्वारा पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी अवशोषण होता है। और इसके बाद में पोषक तत्वों का अवशोषण होने के बाद में फिर वो ब्लड सेल्स में मिल जाता है। इसके बाद में ये जो अब पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत के द्वारा हो गया। अब जो वेस्ट चीज़ बची है वो कहाँ आ जाती है? बड़ी आंत में। कहाँ आ जाती है? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। बाकी जो बेस यानी बेकार की चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी हैं वो कहाँ इकट्ठी हो जाती हैं? कहाँ इकट्ठी हो जाती हैं? ये मलाशय में। बड़ी आंत से जो वेस्ट मटेरियल है जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी है वो मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और समय समय पर हम गुदा द्वार के द्वारा इसको बाहर निकाल देते हैं। ये आपकी पाचन की क्रिया है। और पाचन की क्रिया चित्र में जैसे कि मैंने बताया आपको, इसमें पाचन की क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं?
निम्नलिखित अंग पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। जैसे मैंने आपको चित्र में बताया था, मुख हुआ, नंबर 1 मुख हुआ। सबसे पहले हम खाना मुख हुआ में ही लेते हैं, मुंह में लेते हैं और फिर चबा मुख हुआ के द्वारा यानी दांतों की सहायता और जीभ की सहायता से हम उस खाने को अच्छी तरह से चबाते और मिक्स करते हैं। फिर इसके बाद में भोजन जब पूरी तरह से मिक्स हो जाता है तो हम निगलते हैं और जो निवाला होता है वो ग्रास नली से होता हुआ कहाँ जाता है, स्टोमक में। यानी कि निम्नलिखित भाग है मुख हुआ, सबसे पहले मुख हुआ, फिर भोजन नलिका जिसे हम ग्रास नली के नाम से जानते हैं, फिर आमाशय और नंबर 4 छोटी आंत और नंबर 5 बड़ी आंत, नंबर 6 मलाशय एवं गुदा। यह सभी पाचन अंग कहलाते हैं। इनसे संबंधित 2 पाचन ग्रंथियां भी हैं। पाचन ग्रंथियां कौन सी हैं? नंबर 1 यकृत, जो कि मैंने बताया था आपको, यकृत को इंग्लिश में लिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिवर। और देखिए बच्चों, दूसरी ग्रंथि जो है आग्नेयाशय है। क्या है? आग्नेयाशय। दूसरी ग्रंथि आग्नेयाशय है। लिवर के बारे में देखिए, लिवर ये 2 ग्रंथियां हैं जो पाचन में मदद करती हैं। ये ग्रंथियां हैं यकृत और आग्नेयाशय जो पाचन में मदद करती हैं। पाचन में क्या करती हैं? मदद। पाचन में मदद करती हैं। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत की संरचना कैसी है? ये मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चॉकलेट या गहरे भूरे रंग की होती है और ये पित्तरस का निर्माण करती है। नंबर दूसरा है आग्नेयाशय। आग्नेयाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है और यह आग्नेयाशय रस का स्रावण करती है। पाचन अंग और पाचक ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र बनाती हैं। यानी पाचन अंग और पाचक ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इन पाचन ग्रंथियों से पाचक रस स्रावित होते हैं। क्या? पाचक रस। पाचन ग्रंथियों से क्या स्रावित होते हैं? पाचक रस, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ये पाचक रस जो है भोजन पर रासायनिक क्रिया द्वारा भोजन में उपस्थित प्रोटीन, मंड, वसा को सरल तथा घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। ये पाचक रस जो हैं रासायनिक क्रिया के द्वारा भोजन में उपस्थित प्रोटीन, मंड, वसा को सरल तथा घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। बच्चों अब देखिए, आगे देखिए, ये सरल पदार्थ आहार नाल में कोशिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। ये क्रिया पाचन की ही चल रही है। ये सरल पदार्थ आहार नाल में कोशिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। यदि हम आवश्यकता से अधिक भोजन ले लेते हैं तब इन पाचन ग्रंथियों से पाचक रस का स्राव भी प्रभावित होता है, जिससे भोजन ठीक से नहीं पचता है और हमारे पेट में दर्द होने लगता है। अध्यापक की ये बात मीना की समझ में आ जाती है। एक कोशिक संरचना वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? जैसे अमीबा, पैरामीशियम में भोजन का पाचन कोशिका में यानी सिंगल सेल में ही कंप्लीट पूरा हो जाता है। अब देखिए बच्चों, जैसे केंचुआ है, तिलचट्टा है आदि जंतुओं में आहार नाल तो नहीं होती है। केंचुआ, तिलचट्टा में आहार नाल नहीं होती है, परंतु आहार नाल के सभी भाग उपस्थित होते हैं। आहार नाल के सभी भाग उपस्थित होते हैं। आहार नाल नहीं इन तिलचट्टा जैसे केंचुआ और तिलचट्टा में, यानी केंचुआ, तिलचट्टा आदि जंतुओं में आहार नाल तो होती है, परंतु आहार नाल के सभी भाग उपस्थित नहीं होते हैं। मछली, मेढक, छिपकली, पक्षी तथा सभी स्तनधारी जंतुओं में पूर्ण विकसित आहार नाल होती है। यानी ये इसमें बोला गया है कि केंचुआ, तिलचट्टा आदि जंतुओं में आहार नाल तो होती है, लेकिन आहार नाल के सभी भाग उपस्थित नहीं होते हैं, सभी भाग नहीं होते हैं।
मछली, मेढक, छिपकली, पक्षी तथा सभी स्तनधारी जंतुओं में पूर्ण विकसित आहार नाल होती है। मछली, मेढक, छिपकली तथा पक्षी और स्तनधारी जंतुओं में पूर्ण विकसित आहार नाल होती है। बच्चों, अब हम अपने श्वसन अंग के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। श्वसन अंग के बारे में तो आप परिचित होंगे ही। कौन कौन से श्वसन अंग हैं? अरे, इस बात से आपको पहले से ही पता होगा कि बिना श्वसन के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। बच्चों, अगर आपको ये एक्टिविटी से समझना है तो आप समझ सकते हैं। सभी बच्चों को क्या करना है, मुंह और नाक बंद कर दें। अब ये देखना है कि कितनी देर तक आप अपनी सांस को रोक सकते हैं। कितनी देर तक सांस को रोक सकते हैं, मतलब इस बीच कोई, जब आप मुंह और नाक दोनों बंद कर लेंगे तो हवा का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। और आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि थोड़ी ही देर में आपको ऐसा फील होगा कि जैसे मानो कि दम घुटने लगा हो। इसका कारण ये है कि श्वसन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिया है। श्वसन हमारे लिए, सभी जीवों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्रिया है। ऑक्सीजन युक्त श्वसन क्रिया होती कैसे है? अब आप देख सकते हैं कि श्वसन क्रिया में क्या होता है। ऑक्सीजन युक्त वायु को आप अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त वायु को बाहर निकालना, ये क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। जैसे आप देखिए, अब अपने आप में खुद ही देखिए, ऑब्जर्व करिए। जब आप सांस लेते हैं तो एक स्टेप में आप लंबी सांस लेते हैं, यानी ऑक्सीजन खींचते हैं, और सेकंड जो स्टेप है उसमें आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, निकालते हैं। एक बार ऑक्सीजन का लेना, कहने का मतलब ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये क्रिया श्वसन कहलाती है। ऑक्सीजन युक्त वायु को इसमें भी दिया है, ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना, यानी ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना क्या कहलाता है? अंतः श्वसन, क्योंकि अंदर ले रहे हैं। तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु को बाहर निकालना, उसे क्या बोलेंगे? उच्छ्वसन या फिर निःश्वसन। यानी हम क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए निःश्वसन कहलाता है। यह एक हमेशा होने वाली प्रक्रिया है और प्रत्येक जीव में जीवन पर्यंत चलती रहती है। बच्चों, आपको पता है, जैसे आपका जब से जन्म हुआ तब से लेकर अभी तक आप लगातार सांस लिए जा रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी जीव के जन्म से लेके यानी आखिरी सांस तक वो जीव श्वसन क्रिया करता है। जंतुओं में श्वसन क्रिया विभिन्न अंगों के द्वारा होती है ना? आप समझ सकते हैं। जैसे हम इंसान हैं, मनुष्य जो है, मनुष्य को श्वसन करने के लिए क्या, एक नासिका की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? नासिका की। नासिका के द्वारा हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और उसी के द्वारा ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन लेते हैं तो फिर क्या होता है? ये श्वसन नली के द्वारा कहाँ जाता है? लंग्स में, यानी लंग्स को हिंदी में फेफड़े कहते हैं। फेफड़ों में ये ऑक्सीजन जो है भर जाती है और जो ब्लड यानी रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड जो फेफड़ों में आती है वो बाहर निकल जाती है। तो ये जो आपके हैं, इन्हीं नासिका, श्वसन नलिका और फेफड़े, ये हमारे मुख्य श्वसन अंग हैं। इसके अलावा अन्य जंतुओं में अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्रिया के द्वारा श्वसन होती है और उनके श्वसन अंग भी अलग अलग होते हैं। जैसे देखो, हम मछलियों के बारे में ही बात करें। मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? क्लोम के द्वारा होती है, यानी गिल्स के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा होती है। किसके द्वारा? गलफड़ों। कीट पतंगों में तिलचट्टा, जैसे कीट पतंगों में जैसे एग्जाम्पल के लिए है तिलचट्टा, मक्खी, तितली आदि में वायु नलिकाओं के द्वारा। पक्षियों में फेफड़े से संबंधित वायु कोश द्वारा तथा स्तनियों में जैसे मनुष्य में फेफड़ों के द्वारा श्वसन अंग होते हैं। ये श्वसन अंग हैं। अब अपने बारे में ही बताया, नहीं मनुष्य के बारे में बताया है। श्वसन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? नासिका मार्ग, कृष्णि, कंठ, श्वास नली,
श्वास नली और श्वसन नलिकाएं तथा फेफड़ों को सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र कहा जाता है। अब बच्चों देखिए, आप हृदय के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। जैसे हृदय, हृदय क्या है? मनुष्य का हृदय लाल रंग का और लगभग मुट्ठी के आकार का होता है। मनुष्य का हृदय लाल रंग का और लगभग मुट्ठी के आकार का होता है। यह हमारे शरीर के वक्ष भाग में, मतलब हमारे छाती यानी चेस्ट के बाईं तरफ झुकाव लिए स्थित होता है। बाईं तरफ, उल्टे तरफ। यह बिना रुके जीवन भर एक निश्चित लय से धड़कता रहता है। यानी जैसे हमें श्वसन करना जरूरी है, यानी जन्म से मरण तक श्वसन क्रिया करता है जीव, उसी तरह से जन्म से मरण तक हमारा दिल लगातार एक लय के साथ धड़कता रहता है। चित्र देखिए बच्चों, ये चित्र दिया है। इससे चित्र को समझना बहुत ज़रूरी होता है और चित्र से ही हम अपने उत्तर को आसानी से लिख सकते हैं। जैसे ये आप हार्ट है, हार्ट मुट्ठी की जैसा संरचना है और ये पिंक कलर का यानी गुलाबी कलर का दिखाई पड़ रहा है। अपनी छाती यानी चेस्ट की बाएं तरफ झुकाव लिए हुए स्थित होता है। और इसमें देखिए ये 4 चैम्बर होते हैं बच्चों। नंबर 1 है ये बायां आलिंद, बायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। और ये जो है पास महाधमनी, ये नीचे दी है मोटी, ये महाधमनी है। ये जो हैं, ये कुल मिला के 4 चैम्बर हैं। हृदय के कितने कोष्ठ हैं? 4। कितने हैं? 4 कोष्ठ। ये पश्चिम महाधमनी है। अब वही जो चित्र में दिखाया गया है उसी के बारे में, उसी के अकॉर्डिंग इसमें लिखा भी है इसकी डिटेल में। जैसे मनुष्य में हृदय में मुख्य 2 कक्ष होते हैं। कौन कौन से कक्ष? नंबर 1 आलिंद, नंबर 2 निलय। लेकिन होता क्या है, 4 के कक्ष कैसे हुए कि ये निलय है, जो बायां आलिंद होता है, बायां निलय होता है। फिर दूसरी साइड दायां आलिंद, दायां निलय। कुल मिला के 4 कोष्ठ हो जाते हैं। इसलिए इसमें बोला गया है, कि हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य में आलिंद तथा निलय दोनों लंबाई में एक पट के द्वारा 2 कक्षों में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष यानी कि बायां आलिंद, बायां निलय, बायां आलिंद यानी बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय होते हैं। हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से नलिकाओं द्वारा आता है। हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से नलिकाओं द्वारा आता है तथा हृदय से नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पुनः पहुंचता है। और हृदय से जुड़ी हुई जो नलिकाएं होती हैं उसके माध्यम से, उसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचता है। हृदय का प्रमुख कार्य बिना थके जीवन भर शरीर के विभिन्न भागों को रुधिर पंप करना, यानी कि ब्लड को पंप करना। बच्चों, आपके हृदय का फंक्शन होता है जो कूलर में टुल्लू पंप होता है, सेम उसी की तरह से वर्क करता है। अब हम इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं कि ये दिया है कि सबसे पहले सपोज मान लीजिए ये शरीर है ना, शरीर के अंगों से आया हुआ रक्त कहाँ पहुँचता है? शरीर के अंगों से आया हुआ रक्त हृदय में पहुँचता है। हृदय ये रक्त कैसा है? ऑक्सीजन जो शरीर से आएगा वो ऑक्सीजन रहित होगा, अशुद्ध रक्त कहलाता है वो।
इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। अब ये हृदय से जो अशुद्ध रक्त है कहाँ जाएगा? फेफड़ों में, लंग्स में जाएगा। लंग्स में ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वो शुद्ध रक्त कहलाता है। जब शुद्ध हो जाएगा तब फिर वापस ये हृदय में आएगा। हृदय से हृदय नलिकाओं के द्वारा फिर वापस पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो ऐसे ही ये सर्कुलेशन चलता रहता है। ब्लड का सर्कुलेशन लगातार चलता रहता है। ये अपने ब्लड की क्रिया विधि है कि कैसे ये ब्लड जो है पूरे शरीर में पंप होता है। तो आज बच्चों हम आप लोगों को हृदय की संरचना तक ही पढ़ाएंगे और फिर बाद में दूसरी वीडियो में इसके बाद में जो भी टॉपिक आएगा उसके बारे में पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, बाय।